शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप सभी का स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे इतिहास। ये इतिहास स्पेशल है और किसी के सब्जेक्ट के प्रश्न इसमें नहीं है। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर किस पथ प्रदर्शक की सहायता से पहुंचा? वह कौन सा पथ प्रदर्शक था कि वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया आसानी से? अहमद इब्न मजीद, मोहम्मद अमीन खां, यूसुफ आदिल शाह और जमोरिन, कौन था? इसमें सही जवाब होगा अहमद इब्न मजीद। ये गुजरात के एक व्यापारी थे और इनकी सहायता से वास्को डी गामा आसानी से कालीकट बंदरगाह पर पहुंच पाया। इसमें एक शब्द आया, एक नाम आया है जमोरिन। जमोरिन ने कालीकट बंदरगाह पर इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। अगला प्रश्न है, जिज मोहम्मद शाही पुस्तक 1773 में जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? जिज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक कौन थे? यह पुस्तक नक्षत्रों से संबंधित है, नक्षत्रों के ज्ञान से। आमेर के राजा भारमल, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह और जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह। इसका जयपुर के सवाई जय सिंह ने लेखक थे इसके। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है, महाराजा सवाई जय सिंह ने इनमें से कौन सी वेधशाला नहीं बनाई? कौन नहीं बने? उज्जैन, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी। थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। महाराजा सवाई जय सिंह ने इनमें से कौन सी वेधशाला नहीं बनवाई थी? उज्जैन, मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी। देखिए, उज्जैन में भी बनवाया, मथुरा में भी बनवाया, वाराणसी में भी बनवाया और इन्होंने इलाहाबाद में नहीं बनवाया। अवध का प्रथम नवाब कौन था? कौन था अवध का पहला नवाब कौन था? सफदरजंग, सादत खां, वाजिद अली शाह और बिरजिस कद्र। इसमें से सादत खां थे। ये बिरजिस कद्र जो है, ये भी वाजिद अली शाह के बेटे थे। ये भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया है नवाब के तौर पे। वैसे अंतिम जो नवाब थे वाजिद अली शाह ही थे। अगला प्रश्न है, सूची सुमेलित कर क्रम से लगाइए। ये राज्य हैं उस समय के, और ये कौन सा इसमें डच है, फ्रेंच है, पुर्तगीज है, डेनिश है? इसमें इधर पौंडीचेरी, गोवा, ट्रंकेबर और मद्रास, इनमें से किसने शासन किया है यहाँ पर आकर के? तो इसमें कौन सा सही होगा? पौंडीचेरी के साथ कौन जाएगा? कौन जाएगा? आंसर तो इसमें ए है, देख लीजिए, ए आंसर है, तो मिलान कर लीजिए। इसमें ए पहला, फ्रेंच के पौंडीचेरी में फ्रेंच रहे, और बी वाले में 3 पुर्तगीज रहे। सी सी ट्रंकेबर के साथ में जाएगा, ट्रंकेबर के साथ में जाएगा, डेनिश रहे यहाँ पर, और डी मद्रास डच रहे। आगे देखेंगे, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इसमें सिख सेना का नेतृत्व किसने किया? एक जलियांवाला बाग के अलावा ध्यान रखेंगे, चिलियावाला का युद्ध भी हुआ 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इसमें सिख सेना का नेतृत्व किया किसने किया? खड़क सिंह, रणजीत सिंह, शेर सिंह और जमान शाह। किसने किया? शेर सिंह ने किया। इसकी व्याख्या नीचे दी है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 में। इसका नेतृत्व अंग्रेजी सेना की तरफ से लॉर्ड गौफ ने किया। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। देखिए, यह युद्ध जो है, चिलियावाला जो युद्ध था, तो ये कोई खास नहीं रहा।
अनिर्णीत रहा, इसमें कोई जीता नहीं। और इसमें जो युद्ध हुआ था एक प्रकार का आगे इसके बारे में डिटेल बताएंगे, आगे देखें। सॉरी, दिस इज अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड डलहौजी। इसमें थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, किसके न्यायिक सुधारों के प्रयास से मुंबई यानी कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई? मुंबई, कोलकाता, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना, एक एक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बना दिया गया। तो किसके प्रयास थे? लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड मैकाले के, लॉर्ड डलहौजी के। देखिए, बहुत ही शानदार गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, काफ़ी कुछ सुधार किया। अगला प्रश्न है, इसी में है व्याख्या इसकी, कैनिंग के सामाजिक सुधारों के अंतर्गत ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी 1856 में पारित हुआ। वह किसकी देन थी? लॉर्ड कैनिंग के प्रयास ही थे। ये सामाजिक सुधार हुआ एक प्रकार का। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, बताइए। ये बताना है आपको। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1856। तो इसमें दिसंबर 1856 होगा। उसके पहले दूसरे प्रकार की राइफलें चलती थी, उनमें कोई विशेष वो नहीं था, ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लाए थे अंग्रेज लोग। लेकिन इसमें खास बात ये थी, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाली कारतूसें लगती थी। एनफील्ड राइफल से पहले क्या चलता था? पुराने लोहे वाली बंदूक चलती थी, ब्राउन बेस कहते थे उसको। क्या कहते? ब्राउन बेस। देखिए, भारत में 1857 की क्रांति से पहले भी कई क्रांतियाँ हुई हैं, बृहत स्तर पे हुई हैं। उनको ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिला। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पर धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ होती रही हैं। और ये फिर भी इसकी सबसे जो बेहतरीन बात है, विविधता में एकता अभी भी बनी हुई है, वो हमेशा बनी रहेगी। संविधान के तरीके से ही सब काम होने की कोशिश की जा रही है। चाहे जो सरकारें रही हो, सरकारें आती जाती रहती है, लोकतंत्र है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र हैं, इधर प्रकाशक है। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट, इन्वेस्टेंट और जस्टिस टी एम नायर। इनमें से कौन सा? लीडर मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशित किया। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट एनिवेसेंट। ये एनिवेसेंट नहीं है, एनिवेसेंट तो इसमें नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू से होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र को आरंभ करने वाले प्रकाशक जो थे, मोतीलाल नेहरू थे। जस्टिस टी एम नायर, सॉरी, जस्टिस किसने शुरू किया है? टी एम नायर ने। और बॉम्बे क्रॉनिकल किसने शुरू किया है? फिरोज शाह मेहता ने। लीडर किसने शुरू किया है? मदन मोहन मालवीय ने। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। आगे देखिए, निम्न में से किसका होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं रहा? इनमें से कुछ लोग दिए हैं, इनमें होम रूल लीग जो था, इसकी स्थापना में योगदान इनका नहीं रह पाया। एस सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, टी एस अलकाट। देखिए, एस सुब्रमण्यम अय्यर का भी रहा योगदान, बाल गंगाधर तिलक का भी रहा, एनी बेसेंट का भी रहा, लेकिन टी एस अलकाट का नहीं रहा। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से जुड़े थे। अगला है, हाँ, इसमें व्याख्या देख लीजिए। टी एस अलकाट थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबद्ध थे, जिसकी स्थापना 1875 में अमेरिका में की गई थी। निम्न में से होम रूल लीग की स्थापना पहले किसने की? पहले किसने की? ये तो हम सभी जानते हैं कि एनी बेसेंट और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक
की स्थापना जो सॉरी इनकी होम रूल लीग में स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इसमें बीजी तिलक रहेंगे, लाला हरदयाल। देखिए, सबसे पहले बात की जा रही है तो इसमें बीजी तिलक ही रहेंगे, कुछ ही अंतर है इसमें। सॉरी, थोड़ा सा, तो सही जवाब हो जाएगा बीजी तिलक। इसकी व्याख्या देख लो, थोड़ी सी घबराया है आज ये। इसमें होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने अप्रैल 1916 में की, तो उसके बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में शुरू की। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में ही हुई। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक ने किया, सिर्फ अप्रैल में किया। उसके बाद में कुछ महीने बाद सितंबर में एनी बेसेंट इससे जुड़ गई। इसमें और भी एक खास बात थी, होम रूल लीग जो था, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो आरंभ किया था अप्रैल 1916 में, ये यह कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरारकोम इन्हीं राज्यों तक ही सीमित था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर होम रूल लीग की जो स्थापना या इसको प्रचार प्रसार के लिए जो कोशिश की गई थी, वह एनी बेसेंट की ही प्रमुख भूमिका रही है। आगे देखेंगे, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? कौन था भाई? एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, आर पामदत्त, आगा खां। फेबियन आंदोलन भी एनी बेसेंट ने शुरू किया था, और यह आंदोलन एक प्रकार का जो था एक सामाजिक आंदोलन था। आगे देखेंगे, 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? किसने रखा स्वराज्य सभा नाम परिवर्तित करके? हिंदू सभा ने, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। स्वराज्य सभा अगर किसी ने रखा है संस्था ने, तो वह ऑल इंडिया होम रूल लीग ने ही शुरू किया था, इसका नाम बदल लिया था। लेकिन इसमें की भूमिका किसकी थी इस वाले में, प्रमुख देखेंगे। अप्रैल 1920 में होम रूल लीग के अध्यक्ष महात्मा गांधी निर्वाचित हुए, और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख दिया। किसने रखा स्वराज्य सभा? महात्मा गांधी ने रख दिया 1920 में। मुगल शासन में मीर बख्शी का कार्य क्या था? क्या कार्य था मीर बख्शी का मुगल शासन में? किसानों से टैक्स वसूलना, आय व्यय का लेखा रखना, न्याय देना, भू राजस्व अधिकारियों का सर्वेक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ लैंड इंस्पेक्टर्स जो थे, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, यही सही रहेगा, मीर बख्शी से संबंधित है। भारतीय प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, वह ग्रंथ कौन सा है? 15 भारतीय भाषाएं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद कर लिया गया है। रामायण, गीता, शकुंतला, पंचतंत्र, ये पंचतंत्र है। कमेंट में बताइएगा पंचतंत्र किसकी है रचना, किसने लिखा है पंचतंत्र? कमेंट में जरूर बताइए, इंतजार रहेगा। बोरोबुदुर स्तूप जो एक विश्व विरासत स्थल है, कहाँ स्थित है? कंबोडिया, सुमात्रा और जावा, बोर्नियो। ठीक है, जावा इसका उत्तर नज़दीक लिख गया है। ठीक है, जावा में है। यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है बोरोबुदुर। देखिए, ये विश्व धरोहर है यूनेस्को की। आगे देखेंगे, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में स्थित है, किसने बनवाया? मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? गुजरात में है। भीमदेव प्रथम, राजराज प्रथम, राजा भारमल पीरमल, इसको बनवाया है भीमदेव प्रथम ने।
मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये भीमदेव प्रथम चोल वंश के शासक हैं। किसके शासक थे? किस वंश के? चोल डायनेस्टी के। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पे है, पुरी में। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा का, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में बने हैं? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों मंदिर हैं नागर शैली में बने। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर में लिंगराज है। और जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क ये भी दोनों इधर के जो हैं पुरी में ही रहेंगे। जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क पुरी के आसपास। आगे देखेंगे। ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? किस पर आधारित था? केशरवाद पर, बहुदेववादी था, अद्वैतवादी था, निवृत्त मार्गी था। ये ऋग्वैदिक धर्म जो था बहुदेववादी था। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा मोटिवेशन के लिए। आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, बार बार ये बन के आ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी फॉर विलेज सिटी।